क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 256, 3 पूंछ वाली लोमड़ी। बोनस अध्याय। इस बेहतरीन उपहार के लिए name_not_listed को धन्यवाद। मून ने उसकी खुली छाती पर गहरे पंजे के निशानों पर नजर डाली जो लगभग उसकी पसलियों तक पहुंच चुके थे। वह तीव्र वेदना से चिल्लाया। कष्टदायी चोट अब उस पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि अब वह उस भ्रम में नहीं फंसा था जो क्षति को छिपा रहा था। लेकिन चिल्लाने से उसकी जान नहीं बचेगी। मामूली सुधार। शुद्ध करें। चंद्रमा ने दोनों उपचार कौशल एक साथ डाले। जैसे ही उसने एक उपचार औषधि निकाली और उसे तुरंत निगल लिया। संयुक्त उपचार प्रभाव ने धीरे धीरे उसकी छाती को वापस जोड़ना शुरू कर दिया। ऊतक के पुनर्जीवित होने से रक्तस्राव धीमा हो गया। लगातार दर्द के बावजूद मून ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। उसकी आंखें कई मीटर दूर खड़ी लोमड़ी से नहीं हटीं। इसके पीछे 3 शानदार पूंछें लहरा रही थीं। प्रत्येक पूंछ बैंगनी रंग की ऊर्जा से भरी हुई थी। जीव एक बड़े कुत्ते के आकार का था। उसका फर बर्फ जैसा सफेद था, सिवाय उन चमकती बैंगनी आंखों के जो द्वेषपूर्ण ऊर्जा में चमक रही थीं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मून ने तुरंत अपने बीस्ट टैमिंग स्पेस से मिराज को बुलाया। सफेद घोड़ा उसके बगल में दिखाई दे रहा था। वह अपने साथी की पीठ पर चढ़ गया, अपने कर्मचारियों को तैयार रखते हुए खुद को अधिकतम गतिशीलता के लिए तैनात किया, और उसकी निगाह 3 पूंछ वाली लोमड़ी पर सावधानी से टिकी रही। बिजली गिरने से पीछे हटने के लिए मजबूर होने के बाद से लोमड़ी ने कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया था। वह बस वहां खड़ा था, चंद्रमा को उन बेचैन करने वाली बैंगनी आंखों से देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। चंद्रमा बढ़ते संदेह से घबरा गया। क्या यह एक और क्षमता तैयार कर रहा है? हो सकता है कि इसकी मायावी शक्ति किसी शीतलन अवधि की प्रतीक्षा कर रही हो। वाह! हवा का एक तेज झोंका बिना किसी चेतावनी के चंद्रमा के दाहिनी ओर से आया। उसका सिर स्रोत की ओर चला गया, और यह दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नीना अपनी तलवार उठाकर उस पर हमला कर रही थी। ब्लेड पहले से ही बीच में घूम रहा था और उसकी खुली तरफ से केवल कुछ इंच की दूरी पर था। चंद्रमा का खंजर उसके हाथ में था, जो तलवार के प्रहार का सामना करने के लिए उठ रहा था। क्लिक करें। धातु धातु से टकरा गई, जिसके प्रभाव से चंद्रमा की बाह में कंपन हुआ और उसने नीना के हमले को रोक दिया। मुझे शुरू से ही पता था कि कुछ गड़बड़ है। लोमड़ी उन्हें नियंत्रित कर रही है, मून बुदबुदाया, अपनी पूरी टीम को खोखली आंखों से उसकी ओर देखते हुए। अब वे सभी हथियार खींचे हुए और मंत्र गढ़ते हुए उसके पास आ रहे थे। उनकी गतिविधियां यांत्रिक थीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आंखें पूरी तरह से खोखली थीं, किसी भी सचेतन विचार से खाली थीं। चंद्रमा का ध्यान लोमड़ी की ओर लौट गया, जिसके चेहरे पर अब संतुष्टि की स्पष्ट मुस्कान दिखाई दे रही थी। इसकी 3 पूंछें बैंगनी ऊर्जा की तरंगे बिखेरते हुए इसकी पीठ के पीछे नाच रही थीं। आप शुरू से ही अपने बीज बो रहे हैं। पहले नीना थी, फिर मारा, फिर बाकी सभी। 10 द्वार, चाहे आप अंदर लड़ाई जीतें या हारें, फिर भी आप बाद में उनके द्वारा चुने जाते हैं। आपकी शक्ति उन द्वार स्थानों में रहती है जो प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। चुनौतियां शुरू होने से पहले ही आप मेरी पूरी टीम को संक्रमित कर रहे हैं। उस क्षण सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। सभी अजीब व्यवहार, अजीब फैसले, नीना की बेवजह दुश्मनी, यह सब अब समझ में आ गया है। पहली गोली के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। जो लोग अपने दिलों में महत्वाकांक्षा लेकर प्रवेश करते हैं, उन्हें बता दें, यह स्थान रोगी को पुरस्कृत नहीं करता है। जो 10 के सामने खड़े हों, वे जान लें कि जो एक को खोलकर विश्राम करता है, उसने कुछ भी नहीं खोला।
किसी को मुक्त करने का अर्थ किसी को मुक्त करना नहीं है। मानसिक रूप से अनुच्छेदों को दोहराते हुए चंद्रमा को कुछ महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। हालांकि उनके तप कौशल ने उन्हें इस लाल रंग के गेट में प्रवेश करते समय अंतिम भ्रम में फंसने से नहीं रोका था। यह परीक्षण की शुरुआत से ही काम कर रहा था। यह निष्क्रिय रूप से धीरे धीरे भ्रम के संक्रमण को दूर कर रहा था जो उसके साथियों के दिमाग में फैल रहा था, उसे उसी रेंगने वाले नियंत्रण से बचा रहा था। आखिरकार इस कक्ष में लोमड़ी की असली मांद, जहां उसकी शक्ति सबसे मजबूत थी, यहां तक कि तप भी उसकी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सका और भ्रम ने उसे भी ले लिया था। मुझे कहना होगा, अगर कोई और होता तो आप अपने दम पर पूरी एस रैंक टीम को आसानी से मार डालते। आपके प्रभावशाली जाल के लिए बधाई। चंद्रमा की मुस्कुराहट ठंडी हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से आपके लिए, आपने इस दुनिया में मौजूद कुछ खामियों में से एक का शिकार करना चुना। उनके नियंत्रित साथियों ने आगे बढ़ना जारी रखा। रीड ने तीर चलाए, केल ने आग की लपटें इकट्ठी की, ग्रांट ने अपनी ढाल उठाई। मारा का उपचार जादू करने के लिए तैयार था। लोमड़ी की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और स्पष्ट रूप से चंद्रमा के उद्दंड भाषण का आनंद ले रही थी। ओह, आप तो काफी आश्वस्त हैं, है ना? इसकी आवाज स्त्रीयोचित मधुर थी, इसकी आंखों में मौजूद द्वेष से बिल्कुल भिन्न थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने नियंत्रण के बारे में जानते हुए भी तुम्हें मार नहीं डालूंगा? मेरे नए सेवक काफी सक्षम हैं। इसे बोलते हुए सुनकर चंद्रमा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इतना चालाक प्राणी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास बोलने की क्षमता थी। फिर भी चंद्रमा की मुस्कान कम नहीं हुई। अगले ही पल, इससे पहले कि उसके नियंत्रित साथियों में से कोई भी अपने तैयार किए गए हमलों को अंजाम दे पाता, वे सभी एक साथ फर्श पर गिर गए। उनके शरीर अकड़ गए, हिलने डुलने में असमर्थ हो गए, मानो अदृश्य जंजीरों ने अचानक उन्हें अपनी जगह पर बांध दिया हो। लोमड़ी के चेहरे पर मुस्कान बिखरती देख चंद्रमा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। अब आप नियंत्रण में नहीं लग रहे हैं, है ना? अचानक सावधानी के साथ लोमड़ी की नजर चंद्रमा की ओर गई, फिर लकवाग्रस्त साथियों की ओर, फिर वापस। आपने उन सभी पर अपना जादू चलाया। आपको कैसे पता चला? जिस तरह से नीना ने बिना किसी तर्कसंगत कारण के मेरे प्रति आक्रामक व्यवहार करना शुरू कर दिया, उसे देखने के बाद मुझे संदेह होने लगा। वे संदेह वास्तविक चिंता बन गए जब आपने नीना को अभिभावक के रूप में दावा किया, फिर मारा को भी अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसने भी संदिग्ध परिवर्तन प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। लोमड़ी की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी पूंछें घबराहट से हिलने लगीं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं करता है कि आप कैसे जानते थे कि हर किसी पर पहले से ही सुरक्षात्मक रून लगाना है। ठीक है, यह देखकर कि मारा गेट से बाहर आने वाले हर किसी को ठीक करने के लिए कितना उत्साहित था, मुझे एहसास हुआ कि आप शायद घायल टीम के साथियों को प्रदान किए गए उपचार जादू के माध्यम से अपने नियंत्रण बीज स्थापित कर रहे थे। इसलिए मैं उतना ही उत्साही था, लगातार हर किसी की मदद कर रहा था, बल्कि अपने स्पर्श के माध्यम से उन सभी पर अपना शक्तिशाली नियंत्रण भी रख रहा था। मुझे कहना होगा, अगर हर कोई गेट से बच गया होता तो मेरे पास पूरी टीम के लिए पर्याप्त रन लिखने के लिए पर्याप्त सामग्री या समय नहीं होता। लेकिन कुछ की मृत्यु हो गई, जिससे संसाधन आवंटन बहुत आसान हो गया। अध्याय 257 तीन पूंछ वाली लोमड़ी 2। तो यही कारण है कि आपने मेरी कठपुतली मारा को हर किसी को ठीक करने से नहीं रोका। उसके व्यवहार के बारे में आपके अपने संदेह होने के बावजूद मून ने सिर हिलाया। बेशक, मैं क्यों करूंगा? अब वे मुझे देख नहीं सकते या हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मैं बिना पीछे हटे अपनी पूरी क्षमता से आपसे लड़ सकता हूं। आपने वास्तव में मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लोमड़ी का चेहरा काला पड़ गया, उसकी मुस्कुराहट आखिरकार गायब हो गई। मैं देख रहा हूं, आपने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी। आप काफी बुद्धिमान हैं। आप मेरे संग्रह में एक उल्लेखनीय नमूना जोड़ देंगे। चंद्रमा की आंखें सिकुड़ गईं। आपको क्या लगता है कि अब आप जीत सकते हैं, जबकि मैंने आपकी भ्रमपूर्ण चालें देख ली हैं? मैं एक ही हमले से एस रैंक के जानवरों को मार सकता हूं। और आप स्पष्ट रूप से रक्षात्मक टैंकिंग या सीधे युद्ध के लिए नहीं बने हैं। आप एक नियंत्रण विशेषज्ञ हैं, एक जोड़तोड़ करने वाले हैं।
क्योंकि लोमड़ी ने उत्तर दिया। उसकी बैंगनी आंखें तीव्र चमक के साथ चमकने लगी थीं। मैं तुम्हें अपना सबसे मजबूत भ्रम जादू पूरा करने के लिए काफी समय से रोक रही थी। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास एक ही कौशल से 2 बार बचने की क्षमता है। आपने जो भी प्राकृतिक खजाना इस्तेमाल किया है, आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोमड़ी के शरीर से बैंगनी धुंध निकलने लगी, जो तरल धुएं की तरह बाहर की ओर बहने लगी। और इसके अलावा मेरी तुलना उन दयनीय कमजोरों से मत करो जिनसे तुम लड़ रहे हो। एक पालतू जानवर कभी भी अपने मालिक पर हावी नहीं हो सकता, इसलिए मेरा पालतू बन जाओ। धुंध पूरे कक्ष में तेजी से फैल गई, जिससे अंतरिक्ष खतरनाक गति से भर गया। चंद्रमा ने तुरंत वायु तत्व को बुलाया और बैंगनी कोहरे को अपनी स्थिति से दूर उड़ाने के लिए शक्तिशाली झोंके भेजे, लेकिन हवा का कोई असर नहीं हुआ। अलौकिक धुंध इतनी घनी थी, इतनी जादुई रूप से प्रबल थी कि उसे छंटना संभव नहीं था। जैसे जैसे कोहरा उसके प्रयासों के बावजूद करीब आता जा रहा था, चंद्रमा की नाराजगी गहरी होती जा रही थी। उसे यकीन था कि वह अभी तक किसी भ्रम में नहीं फंसा है। इससे पहले कि धुंध उस तक पहुंच पाती, चंद्रमा ने एक महत्वपूर्ण जोखिम लेने का सोचा समझा निर्णय लिया। हालांकि लोमड़ी का मानना था कि वह अपने अंतिम भ्रम मंत्र की तैयारी करते समय चंद्रमा को सफलतापूर्वक रोक रही थी, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत थी। चंद्रमा खरीदारी का एकमात्र समय था। अपने ऊपर किए गए उपचारात्मक जादू के बावजूद कुछ क्षण पहले वह मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। भ्रम में फंसने के दौरान उनकी कई मौतें हुईं, जिससे उनके शरीर पर भारी असर पड़ा। एक संचयी डिबफ जिसे शुद्ध भी पूरी तरह से संबोधित करने में सक्षम नहीं था। लेकिन शुक्र है कि लोमड़ी के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से वह अपनी युद्ध क्षमता के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बहाल करने के लिए काफी देर तक रुकने में कामयाब रहा। अब वह वास्तव में लड़ सकता था। चंद्रमा के दोनों हाथों के आसपास बिजली तीव्रता से कड़कने लगी और जल्द ही उसकी हथेली पर एक भेड़िए के आकार का निर्माण शुरू हो गया, जो हर गुजरते सेकंड के साथ बड़ा और अधिक परिभाषित होता गया। जैसे ही यह दहलीज पर पहुंचा, चंद्रमा ने निकट आ रही बैंगनी धुंध के माध्यम से सीधे लाइटनिंग राइजू को मुक्त कर दिया। विद्युत भेड़िया आत्मा ने कोहरे के मायावी गुणों से प्रभावित हुए बिना मानसिक हेरफेर के प्रभावों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कोहरे को चीर डाला। लोमड़ी की आंखें चिंता से फैल गईं। यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया गया कि हमला ट्रैक होगा या खत्म हो जाएगा। इसके बजाय वह तुरंत अपनी स्थिति से हट गया, अपने आत्मविश्वासपूर्ण रुख को त्याग दिया और अधिकतम गति से भाग गया। जब वह भाग रहा था तो उसकी 3 पूंछें उसके पीछे चल रही थीं। लेकिन इसकी बढ़ती निराशा के कारण लाइटनिंग राइजू ने सीधी रेखा में यात्रा नहीं की और गति खो दी। निर्माण ने लोमड़ी की गतिविधियों का अनुसरण किया, उड़ान के मध्य में अपने प्रक्षेपवक्र को समायोजित किया, क्योंकि चंद्रमा ने मानसिक रूप से उनके कनेक्शन के माध्यम से इसका मार्गदर्शन किया। वह उस जादू को इस हद तक नियंत्रित कर सकता है। परेशानी भरा, लोमड़ी ने सोचा। जबकि लोमड़ी की अलौकिक गति के बावजूद रायजू ने कुछ ही सेकंड में दूरी तय कर ली। निर्देशित जादू से बचने की कोशिश की निरर्थकता को महसूस करते हुए लोमड़ी ने एक निर्णय लिया। यह स्प्रिंट के बीच में घूमता रहा और सीधे पास आ रहे रायजू पर हमला कर दिया, जिससे बैंगनी और नीले रंग के शानदार प्रदर्शन की टक्कर हुई। लाइटनिंग रायजू ने नीली सफेद चमक की चकाचौंध करने वाली चमक और सीधी बिजली गिरने की गगनभेदी दरार के साथ विस्फोट किया। जब चंद्रमा की दृष्टि बाद की छवि से साफ हुई तो उसने लोमड़ी को अभी भी खड़ा देखा। प्राणी लंगड़ा कर चल रहा था, उसके अगले एक पैर पर गंभीर चोट लगी हुई थी। उसके सफेद बालों पर झुलसे धब्बों से धुआं उठ रहा था और उसकी सांस लेना कठिन और अनियमित हो गया था। लेकिन वह जीवित था, बहुत अधिक जीवंत। अपने प्रतिद्वंद्वी का पुनर्मूल्यांकन करते समय मून की आंखें आश्चर्य और बढ़ती चिंता से सिकुड़ गईं। उसने उस हमले में जबरदस्त मात्रा में मैना का उपयोग किया था, आसानी से इतनी विनाशकारी शक्ति कि वह पिछले द्वारों में सामना किए गए किसी भी एस रैंक जानवर को तुरंत मार सके। फिर भी इस लोमड़ी ने आमने सामने की टक्कर में इसे टैंक में गिरा दिया था और घायल होने के बावजूद बच गई थी। आखिर यह लोमड़ी है क्या? क्या यह एस रैंक से भी अधिक मजबूत है?
उसकी अभिव्यक्ति धुंधली हो गई क्योंकि बैंगनी धुंध ने लगातार आगे बढ़ना जारी रखा। अब इसे धीमा करने या उससे दूर जाने के प्रयासों के बावजूद उसकी स्थिति से केवल कुछ मीटर की दूरी पर है। चंद्रमा ने सक्रिय किया मूल्यांकन, उसे आने वाले कोहरे की ओर निर्देशित किया। कुछ नहीं। कोई सूचना वापस नहीं आई, ठीक वैसे ही जैसे जब वह पहले भ्रम में फंस गया था। उन्होंने तुरंत अपने मूल्यांकन को कक्ष में अन्य वस्तुओं, पत्थर के फर्श, दीवारों पर स्थानांतरित कर दिया। उन सभी ने मूल स्थिति की जानकारी सामान्य रूप से लौटाई, यह महसूस करते हुए कि वह अकेले रक्षात्मक उपायों के माध्यम से कोहरे के दृष्टिकोण को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं हो सकता है। चंद्रमा ने एक और निर्णय लिया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली तैयार किए गए 3 रनों को एक साथ तेजी से सक्रिय किया, इलिंग रून, रक्षात्मक रून और आक्रामक रून, जिसे उसने अपनी प्रतीक्षा अवधि के दौरान और पृथ्वी पर अंकित किया था। तीनों एक साथ उसकी स्थिति के आसपास सक्रिय हो गए, उनके जादू जीवंत हो उठे। 10 अलौकिक तलवारें अचानक चंद्रमा के सिर के ऊपर हवा में एक सुरक्षात्मक संरचना में तैरती हुई प्रकट हुईं। प्रत्येक ब्लेड तैयार था और हमला करने के लिए तैयार था। उनके पूरे शरीर के चारों ओर एक हरे रंग का प्रभामंडल प्रकट हुआ, जिसने उन्हें उपचारात्मक ऊर्जा में लपेट दिया, जो क्षति होने पर लगातार उसे ठीक करती रही। और अंत में एक पारभासी सुरक्षात्मक बुलबुला उसकी स्थिति से बाहर की ओर फैल गया, जिससे केंद्रित रक्षात्मक जादू का एक गोलाकार अवरोध पैदा हो गया जो एस रैंक जानवर के सीधे हमले से बचाव कर सकता था। तैरती हुई तलवारों पर शर्तें लिखी हुई थीं। वे चंद्रमा के शरीर को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज पर स्वचालित रूप से हमला करेंगी, सचेत विचार की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया करेंगी। 3 स्तरीय सुरक्षा और धुंध से बचने की अपनी क्षमता के बीच मून ने सबसे अच्छी सुरक्षा बनाई थी जिसे वह उपलब्ध सेकंड में प्रबंधित कर सकता था। बैंगनी धुंध ने अपनी प्रगति जारी रखी, अब उसके रक्षात्मक बुलबुले के बाहरी किनारे को छू रही है। मून ने अपनी स्थिति का पता लगाते हुए अपने द्वारा छोड़े गए 5 गुणों को उन गुणों में शामिल कर लिया जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्हें अगली परीक्षा में सबसे अधिक आवश्यकता थी। संविधान 53-55, मन 68-71, अध्याय 258। शुरुआत में वापस। रहस्यमयी धुंध उसके शरीर से कुछ इंच की दूरी पर थी। संपर्क करने से ठीक पहले चंद्रमा ने अपने बिजली के तत्व को सक्रिय कर दिया और उसके पास जो कुछ भी बचा था उसके साथ उसका पूरा शरीर कड़कड़ाती बिजली की शक्तिशाली नीली और सफेद धारियों में फूट गया। वोल्टेज बहुत अधिक था, जो संभवतः ए रैंक के जागृत लोगों को मारने के लिए पर्याप्त था जिन्होंने उसे सीधे छूने की हिम्मत की थी। लेकिन धुंध को बिजली की परवाह नहीं थी। कक्ष के किनारे पर बैंगनी कोहरे ने अंततः चंद्रमा के पूरे शरीर को पूरी तरह से घेर लिया। उसकी आंखें खोखली हो गईं, चेतना से शून्य हो गईं। बस चला गया। फिर भी बिजली उसके पूरे अस्तित्व में कड़कती रही, उसकी उंगलियों के बीच से चमकती रही और उसकी त्वचा पर नाचती रही जैसे कि उसका शरीर स्वायत्त कार्य पर चल रहा हो जबकि उसका दिमाग पूरी तरह से कहीं और था। घायल 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने कक्ष के पार से दृश्य देखा। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी थी और उसकी सांसें फूलने और झुलसे हुए बालों के बावजूद गर्व से भरी थीं। मूर्ख, उसने तिरस्कारपूर्ण संतुष्टि के साथ कहा और चंद्रमा के खोखले शरीर की ओर धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चलना शुरू कर दिया। तुम्हें लगता है कि बिजली मुझे तुम्हें मारने से रोक सकती है? यह उस दिमाग की रक्षा नहीं कर सकती जो पहले से ही मेरा है। चंद्रमा पूरी तरह से स्थिर खड़ा था, खोखली आंखें बिना कुछ देखे लोमड़ी की दिशा में टिकी हुई थीं। उसका शरीर मांसपेशियों की स्मृति और जीवित रहने की वृत्ति द्वारा बनाए रखा गया था, जबकि उसकी चेतना पूरी तरह से रहस्यमय नदी में समय की तरह कहीं और कैद थी। लोमड़ी अपनी नवीनतम पकड़ का अध्ययन करते हुए लगभग 1 मीटर दूर रुक गई। अब इसकी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, नतीजा तय हो चुका था। तीनों पूंछें उठीं, सीधे चंद्रमा के सिर की ओर इशारा करते हुए उस कड़कती बिजली से कुछ इंच की दूरी पर मंडराती रहीं जो उसके अस्तित्व के आर पार उठती रही। लोमड़ी की दाहिनी आंख अचानक खाली हो गई। उसका ध्यान उस भ्रम में चला गया जो उसने चंद्रमा की चेतना के चारों ओर बनाया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही ढंग से आगे बढ़ रहा था। तुम एक अच्छा पालतू जानवर बनाओगे, उसने किसी से भी फुसफुसाकर नहीं कहा।
यह कौन सी जगह है? मून उस अपरिचित कक्ष को घूरते हुए बुदबुदाया, जिसमें वह और उसके साथी अचानक एक साथ प्रकट हुए थे। स्थान विशाल और सुविधाहीन था। पत्थर की दीवारें अंधेरे में ऊपर की ओर फैली हुई थीं, कहीं भी कोई निकास नहीं था। गेट को साफ करने के लिए आपको उस जादूगर को मारना होगा जो बिजली को नियंत्रित करता है। पूरे कक्ष में एक अशरीरी आवाज की घोषणा की गई। इसके स्रोत की पहचान करना असंभव है। इसके लिंक को सत्यापित करना कठिन है। चंद्रमा के चेहरे पर तुरंत एक शिकन उभर आई। वह इस विचित्र घोषणा पर अपनी टीम के साथियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनकी ओर मुड़ा और उन्हें भेड़ियों की तरह उसे घूरते हुए पाया, जिन्होंने अंततः अपने शिकार को घेर लिया था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। तुम सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? चंद्रमा ने मांग की। उसका शरीर सहज रूप से तनावग्रस्त हो गया। वह उस लुक को अच्छी तरह से जानता था और यह चिंताजनक था। माफ करें मून, लेकिन तुम्हें मरना होगा। हम पहले ही 3 साथियों को खो चुके हैं। हम किसी भी व्यक्ति के लिए, न तुम्हारे लिए न किसी और के लिए, अपने सामूहिक अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकते। ग्रांट ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा उदासी और दुहक से भरा हुआ था। चंद्रमा के शरीर में बिजली चमक उठी। क्रोध और अविश्वास एक साथ उसके अंदर दौड़ने लगे। ऐसा निर्णय न लें जिसके लिए आप सभी को पछताना पड़े। मैं आप में से प्रत्येक को चेतावनी दे रहा हूं। अपना पक्ष सावधानी से चुनें या मर जाएं। उसकी नजर केल की ओर गई, जिसके हाथों में पहले से ही आग भड़क रही थी। उसकी उंगलियों के बीच लाल रंग की लपटें जल रही थीं। आप भी। तुम्हें यहीं मरना होगा। मेरे पिता बाहर इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास जिम्मेदारियां, दायित्व हैं। एक भविष्य है जो मायने रखता है। आप नहीं समझेंगे कि मेरे लिए क्या दांव पर लगा है। चंद्रमा की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। ऐसा ही होगा। आप सभी ने स्पष्ट रूप से आज मरने का फैसला किया है। जब उन्होंने पूरे ऑपरेशन के दौरान शारीरिक संपर्क के माध्यम से प्रत्येक टीम के साथी पर लगाए गए नियंत्रण रून्स को तुरंत सक्रिय करने का प्रयास किया, तो उनका मन बढ़ गया। सावधानी से अंकित शिलालेख जो उसकी बीमा पॉलिसी थे, विश्वासघात या हेरफेर के खिलाफ उसका छिपा हुआ तुरुप का पत्ता थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उसके अस्तित्व में भय व्याप्त हो गया क्योंकि कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने रून्स से जुड़ने की कितनी कोशिश की, कितनी बार उसने उन्हें ट्रिगर करने का प्रयास किया, वे सक्रिय नहीं हुए। उनके टीम के साथी उनकी ओर बढ़ते रहे, हथियार उठाए, जादू करते रहे, तीर चलाते रहे। मारा ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपने सोचा था कि हम ध्यान नहीं देंगे कि आप क्या कर रहे थे? मैंने अपने सहायक शारीरिक संपर्क के माध्यम से हमारी टीम के सदस्यों पर आपके द्वारा लगाए गए हर रून को देखा। हमने पहले ही उन सभी को हटा दिया है। चंद्रमा की अभिव्यक्ति धूमिल हो गई। कैसे? क्योंकि तुम कमजोर हो, नीना ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और अचानक विस्फोटक गति से आगे बढ़ गई। पूरे समूह ने एक साथ अपना संयुक्त आक्रमण शुरू कर दिया। मून ने अपनी पहली रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत मिराज को बुलाया। 6 शक्तिशाली एस रैंकर्स के खिलाफ मदद की जरूरत है, जिन्होंने उनकी ताकत की बहुत अच्छी तरह से सराहना की। लेकिन जैसे कि टीम ने विशेष रूप से अनुमान लगाया था और इसके लिए तैयारी की थी, हमलों की पूरी श्रृंखला अचानक मध्य प्रक्षेपवक्र में बदल गई, स्वयं चंद्रमा से दूर पुनर्निर्देशित हो गई और इसके बजाय सफेद घोड़े पर एकत्रित हो गई। मिराज नहीं। मिराज 6 एस रैंकर्स के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर सका। सफेद घोड़ा गिर गया। उसका शक्तिशाली शरीर कुचलने की क्षति के कारण बेकार हो गया। चंद्रमा की बाहों में ऐसी आवाज के साथ गिर गया जिससे उसके अंदर कुछ टूट गया। गिरते ही मून ने मिराज को पकड़ लिया। उसकी आंखों में दुहक और क्रोध समान मात्रा में भर रहे थे। 2 भावनाएं प्रभुत्व के लिए युद्ध कर रही थीं, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके साथी का जीवन उसकी छाती के सामने लुप्त हो रहा था, क्योंकि उसने अपने उपचार कौशल को उस पर डालने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से कौशल ने मदद नहीं की। आखिरकार मिराज की आंखों से रोशनी निकलते देख चंद्रमा की अभिव्यक्ति उग्र हो गई। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हमलों को एक साथ बुलाते हुए उसके पास जो कुछ भी बचा था उसे इस्तेमाल कर लिया।
एक बिजली रायजू भेड़िया एक हाथ में जीवन के लिए फटा प्रज्वलित, दूसरे में प्रज्वलित। मून ने अपने आगे बढ़ रहे पूर्व साथियों पर पूरी ताकत से दोनों हमले किए, लेकिन उन्होंने असंभव लचीलेपन के साथ हमलों को झेला। टैंकिंग हमले जो एस रैंक के जागृतिकर्ताओं के लिए घातक होने चाहिए थे, वे मुश्किल से ही आगे बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने अपनी निरंतर प्रगति जारी रखी। प्यास, बूम। टीम के हमलों ने चंद्रमा को मार डाला। आपकी मृत्यु हो गई है। आपने 2000 जिंदगियां खो दी हैं। वास्तविक कक्ष में ठीक उसी क्षण लोमड़ी ने अपनी तीनों पूंछें एक साथ आगे बढ़ा दीं। हालांकि चंद्रमा की कड़कड़ाती बिजली अभी भी इतनी तेज थी कि संपर्क में आने पर वह जल सकती थी और घायल हो सकती थी। लोमड़ी ने दर्द सहन किया और उन्हें घर ले गई। प्रत्येक सिरे पर बैंगनी ऊर्जा चंद्रमा की खोपड़ी में प्रवेश कर रही थी। हमले ने रक्षात्मक रनों को तोड़ दिया और आक्रामक को सक्रिय कर दिया। 10 तलवारें तुरंत लोमड़ी पर हमला करती हैं, जिसने पहले से ही उनके लॉन्च की भविष्यवाणी की थी। लोमड़ी बड़ी शालीनता से अधिकांश हमलों से बच गई। बड़ी संख्या में होने के कारण केवल कुछ ही उसे चर सकीं। हीलिंग रून को सक्रिय होने का मौका नहीं मिला। चंद्रमा किसी भी घाव को ठीक करने से पहले ही मर चुका था। वास्तविक कक्ष की घटनाओं से बेखबर चंद्रमा की चेतना भ्रम के भीतर वापस अस्तित्व में आ गई। उसका शरीर उसी तरह फिर से प्रकट हो गया जैसे वह एक सामान्य मृत्यु के बाद होता है। अध्याय 260 सुपर। मिराज ने शेष दूरी को बंद कर दिया, जबकि लोमड़ी असहाय थी और घातक झटका देने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही बैंगनी धुंध ने उसे छुआ, मिराज बीच में ही स्थिर हो गया। उसे एक भ्रामक नियंत्रण ने पकड़ लिया, जैसे कुछ क्षण पहले चंद्रमा ने फंसाया था। लोमड़ी का पक्षाघात दूर हो गया। उसके खून से सने थूथन पर एक बुरी मुस्कुराहट उभरी जब वह उस ओर मुड़ा जहां चंद्रमा को खड़ा होना चाहिए, हार का वही रूप देखने की उम्मीद में जिसने उसके चेहरे को भ्रम में चिह्नित किया था जब उसने अपने साथी को मार डाला था। जैसे ही मिराज अचानक गायब हो गया, लोमड़ी की 3 पूंछें खाली हवा में टकरा गईं और तुरंत बीस्ट टाइमिंग स्पेस में वापस आ गईं। कहाँ है वह? लोमड़ी की आंखें फैल गईं। चंद्रमा अपनी जगह पर नहीं था। लोमड़ी का दिल तेजी से धड़कने लगा। चंद्रमा एक झटके में सीधे लोमड़ी के पीछे आ गया। उसके हाथ और पैर पहले से ही उसके शरीर में शेष मन के हर औंस के साथ चटक रहे थे। उसकी उंगलियां लोमड़ी की गर्दन के चारों ओर बंद हो गईं। ZZZAP। बिंदुरिक्त सीमा पर जीव में बिजली की बाढ़ आ गई। लोमड़ी का शरीर बुरी तरह से ऐंठ गया। वह उस पकड़ से बच नहीं पाई जिसने उसे अपनी जगह पर जकड़ रखा था, जबकि जबरदस्त संख्या में वोल्ट उसके अंदर से गुजर रहे थे। उसके रोए से धुआं उठा। उसकी सांसें अनियमित हो गईं, फिर रुक गईं। अपनी योजनाओं के विफल हो जाने के बाद, यह महसूस करते हुए कि वह मृत्यु के द्वार पर है, लोमड़ी केवल यह आशा कर सकती थी कि उसकी बैकअप योजना समय पर सक्रिय हो जाएगी। चंद्रमा के पीछे 6 आकृतियां पहले से ही घूम रही थीं। नियंत्रण विघ्न दौड़ें जो उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर रही थीं, अंततः टूट गईं। कुछ ही सेकंड में नीना की तलवार पहले से ही गति में थी। ब्लेड चंद्रमा की उजागर पीठ की ओर हवा में सीटी बजा रही थी। रीढ़ का तीर उसके सिर पर मारा गया और खींचा गया। ग्रांट की ढाल एक पीटते हुए मेढे की तरह उठी हुई थी, जो उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ रही थी। केल की लपटें एकत्रित होकर चंद्रमा को भस्म करने की तैयारी कर रही थीं। सभी आक्रमण एक साथ पीछे से चंद्रमा पर एकत्रित होने लगे। मौत के दरवाजे पर लोमड़ी की बैंगनी आंखें आशा की एक आखिरी चिंगारी के साथ चमक उठीं। आशा है कि चंद्रमा अपनी जान बचाने के लिए इसे छोड़ देगा। चंद्रमा ने आने वाले हमलों के वायु विस्थापन को महसूस किया, तीर की उड़ान की सीटी सुनी, आग की लपटों की गर्मी को महसूस किया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। चंद्रमा ने आने वाले हमलों के वायु विस्थापन को महसूस किया, तीर की उड़ान की सीटी सुनी, आग की लपटों की गर्मी को महसूस किया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। यह जानते हुए भी कि वह अपने ही साथियों के हमलों का शिकार होने वाला था, मुंह डटे रहे, क्योंकि ये उनके कुछ मौकों में से एक था। यदि लोमड़ी को अपना भ्रम फैलाने का एक और मौका दिया जाता
तो चंद्रमा निश्चित नहीं हो पाता कि वह उसे हरा पाएगा। लोमड़ी का भ्रम भयानक था और अगर धुंध आने से पहले उसकी त्वरित सोच नहीं होती तो वह मर जाता। इन हमलों ने चंद्रमा की पीठ पर प्रहार किया, जिससे वह मन को झकझोर देने वाली पीड़ा से कराहने लगा। नीना की तलवार उसकी पसलियों में घुस गई। रीढ़ का तीर उसके फेफड़े में घुस गया। ग्रांट की ढाल ने उसकी रीढ़ तोड़ दी। केल की लपटों ने उसका मांस भस्म कर दिया। कालेब के हथियार ने उसकी खोपड़ी को विभाजित कर दिया। लोमड़ी का शरीर उसकी पकड़ में पूरी तरह ढीला पड़ गया। उसकी 3 पूंछें स्थिर हो गईं। उसकी बैंगनी आंखें धुंधली होकर बेजान काली हो गईं। फिर भी मारा का उपचारात्मक जादू अपने लक्ष्य से वंचित होकर बेकार बिखर गया। आपकी मृत्यु हो गई है। आपने 2000 जिंदगियां खो दी हैं। हालांकि वह मर चुका था, चंद्रमा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके चारों ओर उसके 6 साथी जमीन पर गिर रहे थे। वे अपने नियंत्रण से मुक्त हो गए थे क्योंकि लोमड़ी की मौत ने उन्हें उसके प्रभाव से मुक्त कर दिया था। गेट साफ कर दिया गया। आपने प्रथम श्रेणी के सर्वोच्च जानवर को मार डाला है, 3-टेल्ड इल्यूजन फॉक्स। आपने 5 सुपर जीवन प्राप्त किए हैं। चैम्बर में भयानक गड़गड़ाहट होने लगी, पत्थर टूटने लगे और छत से मलबा गिरने लगा। जैसे ही उसका पुनरुद्धार पूरा हुआ, चंद्रमा की आंखें खुल गईं। पत्थर के गिरते पत्थरों को देखते हुए चंद्रमा के पास अपनी आंखों के सामने अधिसूचना को ठीक से देखने का भी समय नहीं था। उसका दिमाग पूरी तरह से हिलने, कार्य करने, खुद को और बाकी सभी को बचाने की जरूरत पर केंद्रित था, इससे पहले कि वे सभी कुचले जाते। वह लंगड़ाते हुए लोमड़ी की लाश की ओर बढ़ा। उसका शरीर मुश्किल से हिल रहा था। हर कदम पर उसके शरीर में दर्द की लहरें दौड़ने लगीं, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ाया और जानवर के शरीर को अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर करने में कामयाब रहा, क्योंकि मलबा उसके चारों ओर गिर रहा था और वह अपनी जान की तलाश में था। उनकी नजर ढहते हुए कक्ष के फर्श पर बिखरी हुई उनकी पूरी टीम पर पड़ी। वे सभी बेहोश हो गए, हिलने डुलने या संकट का जवाब देने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। जागो, मून जी भर कर चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे निश्चल पड़े रहे। उसने उन्हें झकझोर कर जगाने के लिए बिजली बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका मैना पूल पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने उस अंतिम हत्या के हमले में अपना सब कुछ झोंक दिया था और अब उसके पास कोई भी भंडार नहीं बचा था। चंद्रमा ने आंतरिक रूप से शाप दिया क्योंकि छत के टुकड़े उनके चारों ओर गिर गए। फिर भी वह अपनी चोटों के बावजूद आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक कपड़ा निकाला और अपने बेहोश साथियों को एक साथ बांधने की दर्दनाक प्रक्रिया शुरू की और साथ ही उन्हें जगाने की कोशिश की। उसके हाथ थकावट और दर्द से कांप रहे थे, लेकिन वह एक अस्थायी हार्नेस बनाने में कामयाब रहा जो सभी 6 शरीरों को जोड़ता था। उसकी टीम के साथी जागने से इनकार कर रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई विकल्प न रह जाने पर अपनी शेष शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हुए चंद्रमा ने पूरे समूह को निकास पोर्टल की ओर खींचना शुरू कर दिया। उसके पास मिराज को बीस्ट टैमिंग स्पेस से बुलाने के लिए पर्याप्त मैना भी नहीं बची थी। अगर उसने ऐसा किया भी तो मून को यकीन नहीं था कि अगर वह उसे अभी बाहर लाएगा तो उसके पास उसे वापस करने की ऊर्जा होगी। कष्टदायक कदम दर कदम मून ने 6 बेहोश एस रैंकर्स को ढहते हुए कक्ष के माध्यम से निकाला, समय के खिलाफ लड़ते हुए, गिरते हुए टन चट्टानों और अपने स्वयं के असफल शरीर के खिलाफ उन्हें अपने साथ वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प किया। गेट के बाहर इवॉल्वर जिन्हें परिधि बनाए रखने का काम सौंपा गया था, वे उस समय के बीच में थे जब उन्होंने मान लिया था कि यह उनकी अंतिम बातचीत होगी। आप जानते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह मेरी मृत्यु होगी, उनमें से एक ने गहरे हास्य के साथ उस अशुभ लाल दरार को घूरते हुए कहा, जो घंटों से शांत थी। एस रैंक गेट विस्फोट से धूल में बदलना जो हमारे साथ पूरे शहर को ले जाता है। कम से कम हम जल्दी मर जाएंगे, है ना? इसके अलावा हम वैसे भी मरने वाले थे। हमने जो अपराध किए हैं वे हमें 2 बार मौत की सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं, एक अन्य इवॉल्वर ने कहा। काफी सच है। कम से कम नौकरशाहों ने हमें यह हल्की उम्मीद दी, यदि एस रैंकर्स गेट को साफ करने में कामयाब होते हैं तो आपके पास अपनी सजा को फांसी से घटाकर कुछ साल जेल में करने का मौका होगा। हाँ,
आप वास्तव में उस राजनीतिक बकवास पर विश्वास करते हैं? पहले इवोल्वर ने कटु उपहास किया। वे बच्चे बहुत हरे, बहुत अनुभवहीन थे। मानवता का अंत इतनी तेजी से हो रहा है जितना कोई स्वीकार करना चाहता है, और हमें यहाँ सिर्फ जनता को यह सोचने के लिए रखा गया था कि उन बच्चों के पास एक वास्तविक मौका था, क्योंकि सरकार ने जनता को शांत करने और आने वाले नरक से निपटने का एक तरीका निकाला। उन्हें कभी मौका नहीं मिला। मेरा मतलब है, चलो उन्होंने इसमें एक बेहद आम आदमी को भी शामिल कर लिया। ताना। गेट में हलचल होने लगी, उसकी लाल सतह लहराने लगी। हर इवोल्वर का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। सामूहिक सांसें रोकते रोकते उनकी आवाजें मर गईं। यह था जिस क्षण वे भयभीत हो रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, तुम लड़कों से नरक में मिलूंगा। फिर मिलेंगे क्या? वक्ता अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पोर्टल से जो कुछ सामने आ रहा था उस पर बिल्कुल अविश्वास से घूर रहा था। एक अकेला व्यक्ति रस्सी के सहारे 6 अन्य लोगों को अपने पीछे खींचते हुए दरार से लड़खड़ाता हुआ निकला। वह आकृति रक्तरंजित थी, मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से जीवित थी। जैसे ही चंद्रमा के पैर पृथ्वी की धरती पर पड़े, उसके पैर पूरी तरह से अकड़ गए और वह गिर गया, अंततः थकावट के कारण दम तोड़ दिया। अध्याय 261 एस रैंक गेट साफ। एक। बॉस, हमने एस रैंक गेट के पास जो कैमरे लगाए हैं, उन्होंने एस रैंक गेट पर नियुक्त टीम के उद्भव को कैद कर लिया है। समाचार एजेंसी के एक कर्मचारी ने चंद्रमा के गेट से निकलने के दृश्य को देखकर उत्साह से कहा। उसका बॉस स्क्रीन की ओर देखने के लिए दौड़ा। आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करें, इसे तुरंत हमारे सभी चैनलों पर प्रसारित करें। इसके अलावा उस लड़के पर जूम इन करें जो सभी को खींच रहा है, और हमारे समाचार एंकर को उसका विवरण दें। जी श्रीमान। वह आदमी तुरंत काम पर लग गया। कुछ ही सेकंड में चंद्रमा की छवि अकेले ही सभी को एस रैंक गेट से बाहर लाती हुई पूरे राज्य में फैल गई। वापस गेट पर। जल्दी करें, अभी मेडिकल टीमें यहां बुलाएं। प्रमुख एवोल्वर जीवित बचे लोगों के समूह की ओर दौड़ते हुए शुद्ध खुशी में रोया। वे सफल हुए। उन्होंने वास्तव में ऐसा किया। हम मरने वाले नहीं हैं। उसने उस युवक की ओर देखा। वह कुछ क्षण पहले ही उसे सामान्य कहकर खारिज कर रहा था, जैसे कि चंद्रमा उसका बचपन का नायक हो। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हमारे पास जो सबसे अच्छे उपचार करता हैं, उन्हें बुलाओ। उसने अन्य इवोल्वर्स को आदेश दिया। इस आदमी ने हमारी जान बचाई। उसने पूरे शहर को बचाया, शायद पूरी दुनिया को। दुनिया भर में घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने अपनी स्क्रीन पर असंभव को घटित होते देखा। पूरी तरह से गायब होने से पहले पोर्टल का वीडियो धीरे धीरे विकृत और विकृत होता हुआ एक त्वरित वैश्विक घटना बन गया, जो उन लाखों लोगों की आंखों तक पहुंच गया जिन्होंने सोचा था कि उनके घर और परिवार बर्बाद हो गए थे। सोशल मीडिया पर राहत, जश्न और अविश्वास की बाढ़ आ गई। कुछ ही मिनटों में ग्रह के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मून नाम ट्रेंड करने लगा, और सत्ता के स्थानों में, उन हॉलों में जहां निर्णयों ने न केवल देशों को बल्कि कई दुनियाओं को प्रभावित किया, बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने गेट और इसे साफ करने वालों के बारे में बहुत जरूरी फोन कॉल करना शुरू कर दिया। और भविष्य के लिए परिणाम का क्या मतलब है? जैसे ही मून मेडिकल टीमों की देखरेख में आराम करने लगा, अन्य इवॉल्वर्स ने उसके बेहोश साथियों को ठीक करने और जगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार पूरा समूह वापस चेतना में आने लगा। केल सबसे पहले जागे, उसके बाद ग्रांट, फिर अन्य लोग भी जल्दी जल्दी उठे। लोमड़ी की मौत के बाद क्या हुआ था, इस बात से बेखबर वे असमंजस में इधर उधर देखने लगे। अपने आसपास की हर चीज को देखकर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने किसी तरह गेट पूरा कर लिया है और बच गए हैं। इवोल्वर्स ने तुरंत समझाया कि वहां जो कुछ भी हुआ था उसके बाद चंद्रमा ने अकेले ही उन सभी 6 को ढहते हुए गेट से बाहर खींच लिया था। टीम ने भ्रम के साथ मिश्रित गहन कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के साथ चंद्रमा को देखा। समझने के लिए कृतसंकल्पित होकर केल ने सबसे पहले संपर्क किया। चंद्रमा, उसके बाद वास्तव में वहां क्या हुआ? हम बाहर कैसे निकले? चंद्रमा ने थकी हुई आह भरी, हर शब्द पर थकान हावी हो रही थी।
आपको जल्द ही सब कुछ विस्तार से पता चल जाएगा। आपके पिता और अन्य अधिकारी शायद कुछ ही मिनटों में पूरी जानकारी चाहते होंगे। या हो सकता है। वह रुका और उस विशाल कक्षीय जहाज को देखा जो उनके क्षेत्र के ऊपर दिखाई दिया था। उसकी छाया पूरे क्षेत्र पर पड़ रही थी। शायद अभी चंद्रमा ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपनी बात समाप्त की। टॉम ग्लासी हवा में सैकड़ों मीटर से नीचे उतरे, जैसे कि उन्हें गिरने से होने वाली क्षति से कोई खतरा नहीं था। वह एक पंख की तरह जमीन पर उतरे, जिससे कोई गड्ढा नहीं बचा। आप सभी ने बहुत अच्छा किया, टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा। थके हुए चंद्रमा पर बसने से पहले उसकी आंखें जीवित बचे लोगों पर घूम रही थीं। मुझे हमेशा विश्वास था कि आप उस चुनौती से पार पा सकते हैं, खासकर आप युवा। चंद्रमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह इतना थका हुआ था कि आनंद प्रमोद में संलग्न नहीं हो सका। समझ के साथ टॉम की अभिव्यक्ति नरम हो गई। आइए हम आपको यहाँ से बाहर निकालें, इससे पहले कि पत्रकार गिद्धों की तरह उतर आएं और जो शांति का क्षण होना चाहिए उसे बर्बाद कर दें। मुझे यकीन है कि आप सभी बहुत कुछ झेल चुके हैं। अब आप भड़कना नहीं चाहेंगे, है ना? बिना किसी समारोह के टॉम नीचे पहुंचा और सहजता से मून और केल दोनों को उठाया। उन्हें ऐसे उठाया जैसे वे बच्चे हों, बावजूद इसके कि दोनों पूरी तरह से फसल जागृत करने वाले व्यक्ति थे। जहां तक आप में से बाकी लोगों की बात है, टॉम ने ग्रांट, नीना, मारा और रीड को संबोधित किया। आपके संबंधित परिवार और प्रतिनिधि कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। आप उनके साथ जाना चुन सकते हैं या एसोसिएशन द्वारा वैकल्पिक परिवहन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। किसी भी तरह आपका ख्याल रखा जाएगा। टीम के शेष 4 सदस्यों ने अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया। जो कुछ भी हुआ था उसे अभी भी संसाधित कर रहे हैं। इसके बाद टॉम ने दोनों युवकों के साथ खुद को हवा में लॉन्च किया और कक्षीय जहाज की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, मून ने नीचे एकत्रित भीड़ की झलक देखी। मीडिया वाहन स्थल की ओर दौड़ रहे थे। उत्सव पहले से ही शुरू हो गया था। मून के अपार्टमेंट के अंदर सेलिन और यारा एसरैंक गेट से लौटने के क्षण से ही टेलीविजन स्क्रीन से चिपके हुए थे, उत्सुकता से किसी भी बदलाव के बारे में किसी भी खबर का इंतजार कर रहे थे। सेलिन की अभिव्यक्ति में गहरा दुहक और हताशा झलक रही थी। वह चंद्रमा की मदद करने के लिए उसके साथ रहना चाहती थी, फिर भी वह उसके साथ गेट में प्रवेश करने में असमर्थ थी। उसकी शक्ति निश्चित रूप से पर्याप्त थी, उन अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी जिन्हें मिशन के लिए चुना गया था, या ऐसा उसका मानना था। लेकिन एक दुर्गम मुद्दे ने उसकी भागीदारी को रोक दिया था, उसके टूटे हुए पारिवारिक संबंध। उसका भाई अलारिक इस दुनिया में उसका एकमात्र सहारा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रभाव से उसे टीम में जगह मिल सकती थी। लेकिन वह कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, उसे ऐसी भयावह खतरनाक स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। उनके परिवार के जटिल इतिहास से पैदा हुई उनकी अत्यधिक सुरक्षात्मक प्रकृति का मतलब था कि यहाँ तक कि शामिल होने की उनकी इच्छा का उल्लेख करने पर भी उन्हें तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ सकता था। इसलिए वह असहाय होकर यह देखने के लिए मजबूर हो गई थी कि चंद्रमा उसके बिना रिकॉर्ड किए गए इतिहास के सबसे खतरनाक द्वार में प्रवेश कर गया था। शुक्र है केल की उपस्थिति, जो मून की परिचित थी, ने उसे आश्वस्त किया था कि मून किसी भी परिस्थिति में अपनी ही टीम से आहत नहीं होगा, अन्यथा केल स्वयं भी आहत होता। कुछ ऐसा जो बहुत कम लोग ग्लासी ग्रुप के खिलाफ जोखिम उठाना चाहेंगे, जिसमें अब एक एसेंडर है। सेलिन और यारा को एक दूसरे को सांत्वना देते हुए इस उम्मीद में घंटों बीत गए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह, हमेशा की तरह, चंद्रमा असंभव बाधाओं को पार कर जाएगा और जीवित रहने का एक ऐसा रास्ता खोज लेगा जो कोई और नहीं कर सकता। और उसने किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि चंद्रमा 6 बेहोश टीम साथियों को अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपने पीछे खींचते हुए पोर्टल से बाहर आया, दोनों महिलाएं एक साथ सोफे से कूद गईं। जीटी इवेंट शीर्ष 10 जीटी उत्तीर्ण 20 अध्याय का सामूहिक विमोचन शीर्ष 5 जीटी उत्तीर्ण 20 अध्याय का सामूहिक विमोचन। महीने के कुछ ही दिन बचे हैं। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो हम संभवतः शीर्ष 5 में बने रहेंगे। रैंकिंग में अन्य पुस्तकों को बड़े पैमाने पर सुपर उपहार मिलते हैं।
तो योजना, क्या आप मार्च के पहले 20 अध्याय एक साथ पोस्ट करना चाहेंगे, या क्या आप 10 अध्याय पोस्ट करना चाहेंगे, उसके बाद अन्य 10 अध्याय पोस्ट करना चाहेंगे, या 10 के बाद 5, अगले दिन 5? इससे चैप्टर की कीमत प्रभावित नहीं होती। मुझे टिप्पणियों में बताएं। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 262, एस रैंक गेट साफ। 2। उसने किया, यारा चिल्लाई। मैं यह जानती थी, सेलीन ने फुसफुसाया, यारा को कसकर गले लगाते हुए। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। मुझे पता था कि वह कोई रास्ता खोज लेगा। वह हमेशा ऐसा करता है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वे तुरंत बाहर निकल गए। गेट साइट की ओर बढ़ रहे थे। चंद्रमा को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए बेताब थे, लेकिन सड़कें उन लोगों से भरी हुई थीं जिनके विचार समान थे। लोग चमत्कार को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं। प्रवासी परिवार उन घरों को पुनः प्राप्त करने के लिए लौट रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि वे हमेशा के लिए खो गए हैं। मीडिया कर्मी वर्ष या शायद दशक की कहानी पाने के लिए दौड़ रहे हैं। कक्षीय पारगमन लाइनें पूरी तरह से ठोस बुक की गईं। यहां तक कि वीआईपी एक्सप्रेस मार्गों पर भी घंटों तक कोई उपलब्धता नहीं थी। सेलीन ने अपना संचार उपकरण निकाला और एक विशिष्ट नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने पर उसने कहा, मुझे तुरंत जोन सी में परिवहन की आवश्यकता है। दूसरे छोर पर थोड़ी देर के लिए विराम लगा। यह बुक हो गया है, युवा मिस। अगले ऑर्बिटल में सवार हो जाओ। कॉल बिना किसी चर्चा के समाप्त हो गई। यारा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वह कौन था? मेरे भाई के अधीनस्थों में से एक। हम 20 मिनट में वहां पहुंचेंगे। जैसे ही वे अपनी सवारी का इंतजार कर रहे थे, सेलीन ने टेलीविजन कवरेज पर बार बार चंद्रमा के गेट से बाहर निकलने की पुनरावृत्ति जारी रखी। चंद्रमा, तुमने वास्तव में यह किया। तुमने सभी को बचाया। आपने पूरे शहर को बचा लिया, जैसा कि मैं जानता था कि आप ऐसा करेंगे। वह उसे दोबारा देखने और उसके अंदर क्या हुआ था उसकी कहानी सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। परिवहन निश्चित समय पर पहुंचा और सेलीन और यारा उस पर चढ़ गए, अंततः उस व्यक्ति के साथ अपने पुनर्मिलन की ओर बढ़ रहे थे जो ग्रह पर सबसे प्रसिद्ध जागृति में से एक बन गया था। जोन बी के सबसे विशिष्ट जिलों में से एक में एक ऊंचे टावर के अंदर मार्कस का समूह दूसरे अभयारण्य में लौटने से पहले अभी भी अपने शानदार डाउनटाइम का आनंद ले रहा था। जिस पेंट हाउस स्वीट में वे रह रहे थे, वह उनकी संपत्ति का प्रमाण था। आयातित साज-सज्जा, शहर के मनोरम दृश्य, ऐसी सुविधाएं जिनकी लागत प्रति रात्रि अधिकांश जागरणकर्ताओं द्वारा महीनों में अर्जित की गई राशि से अधिक थी। ओह, मुझे सबसे खराब संभावित प्रजनन स्थानों में से एक में नियुक्त किया गया है, मार्क ने कराहते हुए कहा। एक आलीशान सोफे पर नाटकीय रूप से फैल गया, जिसकी कीमत शायद एक औसत जागृति के पूरे मासिक वेतन से अधिक थी। मंचन क्षेत्र सी रैंक स्पिरिट पवेलियन के ठीक सामने स्थित है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? मार्कस रुचि के साथ आगे की ओर झुका। उसकी अभिव्यक्ति में जिज्ञासा के साथ सहानुभूति का मिश्रण था। क्या आप अभी भी सटीक निर्देशांक जानते हैं? सारा और मैं अपने काम के साथ अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं। हमें संभवतः सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक पर एक साथ रखा गया है। उसकी मुस्कुराहट स्पष्ट संतुष्टि के साथ चौड़ी हो गई। जाहिरा तौर पर हमें उस क्षेत्र में कुछ पूरी तरह से स्थापित मानव गढ़ों में से एक पर तैनात किया जा रहा है और इसे अलारिक की टीम के अलावा किसी और द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। क्या आप जानते हैं, अलारिक द स्वॉर्ड जीनियस, स्वयं दूसरे अभयारण्य का राक्षस? मार्क ने स्पष्ट निराशा के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे अभी तक अपने सटीक तैनाती क्षेत्र का भी पता नहीं है। जो इवोल्वर्स मुझसे पहले वहां तैनात थे, वे सभी उदास हैं
और मैंने जो सुना है उनमें से कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता है कि उन्होंने क्या अनुभव किया है। मार्क ने स्पष्ट तनाव के साथ अपने बालों में हाथ फिराया। जिस आत्मा मंडप का मैंने उल्लेख किया था, यह लंबे समय से क्षेत्र में हर मानव उपस्थिति को पीड़ा दे रहा है। पिछली टीमें अपनी ताकत बनाए रखने के लिए ठीक से शिकार भी नहीं कर सकती थीं क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण युद्ध गतिविधि से आत्माओं का ध्यान आकर्षित होने का खतरा था। वे मूल रूप से फंस गए थे, धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, उन प्राणियों से लड़ने से डर रहे थे जिन्हें मजबूत होने के लिए उन्हें मारने की जरूरत थी। इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, मार्कस ने मार्क के कंधे को थपथपाते हुए आश्वस्त करते हुए कहा। हम अंततः आपको उस दुःस्वप्न पोस्टिंग से निकालने के लिए समन्वय करेंगे। ठीक है सारा। सारा ने सिर हिलाया, हालांकि उसका ध्यान आंशिक रूप से कहीं और लग रहा था। हाँ। एड्रियन और लीना ने एक दूसरे को जानते हुए देखा और चुपचाप अपने आप में हंसे। उनका मनोरंजन स्पष्ट रूप से किसी निजी मजाक या अवलोकन से संबंधित था। उनकी प्रतिक्रिया ने तुरंत मार्क की रक्षात्मक जलन पैदा कर दी। अरे, आप दोनों को भी मेरी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। आप दोनों इतने भाग्यशाली थे कि आपको पार्टनरशिप मिली या अच्छी प्लेसमेंट मिली। मैं अकेला हूं जो पूरी तरह से खराब सिस्टम द्वारा खराब कर दिया गया। उन्होंने नाटकीय ढंग से अपनी दुर्दशा की ओर संकेत किया। बाकी सभी को उचित पोस्टिंग मिलती है और मैं मौत के जाल में फंस जाता हूं जहां पिछले लोग ठीक से काम भी नहीं कर पाते। यह पूरी तरह से अनुचित है। मार्कस की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। अलारिक के बेस के पास तैनात होने का मतलब पूरे दूसरे अभयारण्य में सबसे विशिष्ट और अच्छी तरह से संरक्षित पदों में से एक तक पहुंच था। स्वॉर्ड जीनियस की प्रतिष्ठा ही काफी थी और उनकी टीम की उपस्थिति ने सुरक्षा और उन्नति के अवसर दोनों की गारंटी दी। इस बीच मार्क मानव विकास और समेकन को रोकने के लिए डिजाइन किए गए शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा होगा। उनके कार्यों में असमानता टीम एकजुटता के दृष्टिकोण से चिंताजनक थी, लेकिन इवोल्वर प्लेसमेंट की वास्तविकता ऐसी थी। बहुत कम स्थानों पर अवसर और सुरक्षा की पेशकश की गई थी, जबकि अधिकांश अनिवार्य रूप से सजा थे। एस्केंडर टॉम ग्लासी के निजी कक्षीय जहाज पर चंद्रमा ने खुद को ऐसी स्थिति में पाया जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, पूर्ण विलासिता। वह उस पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि यह सबसे नरम सतह थी जिसका उसने कभी सामना किया था, जबकि एक पेशेवर मालिश करने वाले ने उस तनाव और गांठों को दूर करने के लिए कुशलतापूर्वक काम किया जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। क्या ताकतवर और अमीर लोग हमेशा इसी तरह रहते हैं? मुझे स्वीकार करना होगा, यह बुरा नहीं है, मून ने सोचा जब उसने महसूस किया कि उसके कंधों का दर्द विशेषज्ञ हाथों के नीचे धीरे धीरे कम हो रहा है। मालिश बिल्कुल अविश्वसनीय लगी, लेकिन केवल एक चीज थी जो उसे पूर्ण विश्राम से रोक रही थी। हाँ, जब तक संभव हो आनंद लो बच्चे, टॉम की तेज आवाज शानदार केबिन में सुनाई दी। एस्केंडर कुछ ही मीटर की दूरी पर अपना मालिश उपचार प्राप्त कर रहा था। उसकी विशाल मांसपेशियों और मजबूत शरीर के लिए समन्वय में काम करने वाले 2 मालिश करने वालों की आवश्यकता थी। मैं आपको ड्यूटी कॉल से पहले इतने लंबे समय तक यहां हुकिंग खेलते हुए रख सकता हूं। एसोसिएशन के उन चालाक पुराने लोमड़ियों ने निश्चित रूप से किसी को आपका आधिकारिक बयान लेने के लिए भेजा है कि वास्तव में वहां क्या हुआ था। उन्होंने एक और हार्दिक हंसी उड़ाई और उन लोगों को जानते हुए वे शायद अभी क्लिपबोर्ड और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ लैंडिंग पैड का चक्कर लगा रहे हैं, बस आपके दिमाग को साफ करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह भविष्य के चंद्रमा के लिए एक समस्या है ना? वर्तमान चंद्रमा को कुछ और मिनटों के लिए रॉयल्टी की तरह लाड़ प्यार का आनंद लेने का मौका मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। एस्केंडर के आकस्मिक चाचा जैसे व्यवहार ने पूरी स्थिति को अवास्तविक बना दिया। यहां मानवता के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक चंद्रमा से केवल दूसरी बार मिलने के बाद उसके साथ एक पसंदीदा भतीजे की तरह व्यवहार कर रहा था। मेरी सलाह मानिए युवा व्यक्ति, जब एसोसिएशन के लोग आपसे हर विवरण के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दें तो याद रखें कि आप अपनी पूरी जीवन कहानी के लिए उनके ऋणी नहीं हैं।
उन्हें वे तथ्य दें जिनकी उन्हें आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में दिलचस्प अंश अपने तक ही रखें। इस पर मेरा विश्वास करें, कुछ रहस्य उनके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी पुरस्कार से अधिक मूल्यवान हैं। चंद्रमा सलाह पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यहाँ तक कि वह आश्चर्यचकित था कि टॉम को वास्तव में क्या संदेह था कि वह छुपा रहा होगा। अध्याय 263 सुपर लाइव्स का उपयोग। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग क्लासलेस लाइफ वीवर। स्तर 25 विकास की प्रतीक्षा में। जीवन 38,023 सुपर जीवन 5। ताकत 48 चपलता 48 संविधान 55 मन 71 सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला उन्नत मौलिक शरीर तप सुनहरी त्वचा इग्नाइट डैगर कला रून शिलालेख मूल्यांकन बिजली रायजू शांति बीस्ट मास्टर माइनर मेंड शुद्ध करना। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल क्लास स्लॉट 1/1। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ऑर्बिटल के शानदार केबिन की गोपनीयता में अपनी नई स्थिति स्क्रीन को घूरते हुए चंद्रमा का दिल उसकी पसलियों पर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसका दिमाग नई जानकारी को संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। सुपर लाइव्स, उसने अविश्वास से सोचा। ये शब्द उसके मन में भी अजीब लग रहे थे। न केवल वह एक ऐसे रैंक के प्राणी को मारने में कामयाब रहा जो स्पष्ट रूप से ज्ञात प्राणियों के शीर्ष को परिभाषित करने वाले एस रैंक से भी परे अस्तित्व में था, बल्कि उसे एक पूरी तरह से नए प्रकार के संसाधन से पुरस्कृत किया गया था। एक मुद्रा इतनी दुर्लभ है कि सिस्टम ही इसे सामान्य जीवन की तुलना में अलग तरीके से व्यवहार करता है। मूल्यांकन। रैंक महाकाव्य। स्तर अधिकतम विकसित। विवरण आप सामान्य दृष्टि से जो प्रकट होता है उससे कहीं अधिक का अनुभव कर सकते हैं। आपकी बढ़ी हुई धारणा से आइटम रैंक, संरचना और जादू के बारे में विस्तृत जानकारी का पता चलता है। यह कौशल अलौकिक सटीकता के साथ छिपे हुए गुणों और शापों का भी पता लगाता है। +100% सूचना गहराई और सटीकता। प्लस छुपी संपत्तियों के लिए 100% जांच रेंज। मूल्यांकन को महान रैंक तक विकसित करने के लिए 10 सुपर जीवन व्यतीत करें। सुपर लाइव्स प्राप्त करने के बाद ही प्रकट हुई विकास अधिसूचना को देखते हुए मून को आखिरकार उस सच्चाई का एहसास हुआ जो उससे दूर थी। वह कभी भी महाकाव्य रैंक कौशल को पौराणिक स्थिति तक विकसित करने में सक्षम नहीं हो सका, इसलिए नहीं कि उसके पास नकल करने के लिए उपयुक्त लक्ष्य की कमी थी, बल्कि इसलिए कि यह केवल गलत विकास पथ था। सुपर लाइव्स एक ऐसी मुद्रा जिसके अस्तित्व के बारे में वह नहीं जानता था, पौराणिक विकास के लिए आवश्यक थी। और सुपर लाइव्स केवल सर्वोच्च प्राणियों को मारने से आए थे। प्राणी इतने शक्तिशाली और दुर्लभ थे कि यहाँ तक कि कुछ मीटर की दूरी पर बैठे टॉम ग्लासी जैसे व्यक्ति को भी शायद पता नहीं था कि वे अस्तित्व में थे। वे सभी निषिद्ध क्षेत्र जिन्हें जागृति मृत्युदंड मानते थे, ऐसे क्षेत्र जिन्हें संपूर्ण सभ्यताओं ने टाला था क्योंकि उनमें कई शक्तिशाली शिखर एस रैंक प्राणी रहते थे। शायद उन क्षेत्रों में सर्वोच्च रैंक वाले प्राणी थे जिन्हें अज्ञानता के कारण गलत वर्गीकृत किया गया था। सामान्य जागृतिकर्ताओं के लिए पौराणिक स्तर के कौशल हासिल करना अनिवार्य रूप से असंभव है। प्रवेश में बाधा उन प्राणियों को मारना है जो ज्ञात रैंकिंग प्रणाली से परे मौजूद हैं। वह रुका, एक और विचार उसके मन में आया। सौभाग्य से मुझे जो सुपर लाइव्स मिले वे भी मेरी प्रतिभा के प्रभाव से कई गुना बढ़ गए। 1 के बदले 5। अन्यथा मुझे सिर्फ एक कौशल विकसित करने के लिए 2 सर्वोच्च प्राणियों को नहीं, बल्कि उनमें से 10 को मारना होगा। अपनी सफलता के बावजूद मून को अहंकार या अति आत्मविश्वास का कोई निशान महसूस नहीं हुआ। जिस जानवर का उसने सामना किया था वह एक भ्रम विशेषज्ञ था, और जिस एकमात्र कारण से वह इस पर काबू पाने में कामयाब रहा वह सावधानी पूर्वक तैयारी, धोखे और एक विरासत के आंशिक सक्रियण के माध्यम से था जिसे वह पूरी तरह से समझ भी नहीं पाया था। दोषों का उत्तराधिकारी शीर्षक उसके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त रूप से जागृत हुआ था, जिसने ऐसे संकेत प्रदान किए थे, जिसने उसे मानसिक वर्चस्व से मुक्त होने की अनुमति दी थी, जिसने कई एस रैंकर्स को असहाय कठपुतलियों में बदल दिया था। दुनिया का दोष, चंद्रमा ने सोचा। उसका मन उस रहस्यमय व्यक्ति की ओर जा रहा था जिसने उसे लूनारिस की दुनिया में वह विरासत छोड़ दी थी।
यदि उसकी विरासत की आंशिक सक्रियता ने मुझे एक सर्वोच्च प्राणी के पूर्ण नियंत्रण से बचने में मदद की, तो पूरी विरासत कितनी शक्तिशाली है। क्या वह नियमित रूप से उच्च श्रेणी के सर्वोच्च प्राणियों का शिकार करता था? किस प्रकार का अस्तित्व वास्तव में दोष की उपाधि अर्जित कर सकता है? प्रश्न उत्तरों की तुलना में तेजी से बढ़ते गए, जिससे एक मानसिक चक्रव्यूह बन गया। गेट से हुए खुलासों ने दुनिया कैसे संचालित होती है, इसकी उनकी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, जिससे छिपी हुई जटिलता की परतें सामने आ गईं, जिससे पिछले एस रैंक जानवर बच्चों के खेल की तरह लगने लगे। मैं एक सर्वोच्च प्राणी से लड़ने के बजाय 50 एस रैंक जानवरों को मारना पसंद करूंगा, वे बस दूसरे स्तर पर हैं। मेरी तैयारियों, दर्जनों कौशलों और विरासत के बावजूद यह मुझे 9 बार मारने में कामयाब रहा। यह डरावना है। चंद्रमा का मन वापस सुनहरी मछली की ओर चला गया। वह रहस्यमय इकाई जिसका सामना उसे गुप्त क्षेत्र में हुआ था, वह प्राणी जिसकी उपस्थिति मात्र से उसका दिल हिल गया था। क्या वह भी कोई परम प्राणी था? चंद्रमा को आश्चर्य हुआ, याद करके उसका गला रुंध गया। या क्या यह उससे भी आगे कुछ दर्शाता है? एक और रैंक जो पूर्ण गोपनीयता में मौजूद है, केवल उन प्राणियों के लिए जाना जाता है जो शक्ति के स्तर पर काम करते हैं, जिन्हें बहुत कम लोग समझ सकते हैं। उन्होंने इस दुनिया में शक्ति और खतरे की वास्तविक संरचना को जितना गहराई से देखा, उतना ही अधिक उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी वास्तव में कितना कम जानता है। जिसे मानवता ताकत का शिखर मानती थी, उसके ऊपर कितनी छिपी हुई परतें मौजूद थीं। वर्तमान अन्वेषण की पहुंच से परे कितने सोते हुए टाइटन्स इस ब्रह्मांड के भूले हुए कोनों में इंतजार कर रहे थे। और सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है, यदि सर्वोच्च प्राणियों का अस्तित्व गुप्त रूप से होता, यदि उच्चतर वर्गीकरणों का पता नहीं चलता। इसने न केवल मानवता बल्कि अस्तित्व के सामने आने वाले वास्तविक खतरों के बारे में क्या कहा। मून ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मालिश जारी रहने दी, क्योंकि उसका दिमाग उन निहितार्थों पर मंथन कर रहा था जो उसके वर्तमान कार्यों से कहीं अधिक दूर तक फैले हुए थे। वह अब केवल सत्ता की तलाश या विकास की तलाश नहीं कर रहा था। वह उन रहस्यों को उजागर करना शुरू कर रहा था जो हर चीज को नया आकार देंगे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। वह उस जिम्मेदारी के लिए तैयार थे या नहीं? दुनिया इतनी बड़ी, इतनी अधिक खतरनाक और इतनी अधिक रहस्यमय थी जितना किसी को संदेह नहीं था। और किसी तरह वह उन कुछ लोगों में से एक बन रहा था जो उन छिपी गहराइयों का पता लगाने के लिए तैनात थे। प्रश्न यह था कि क्या वह यह समझने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहेगा कि उसने क्या खोजा है, या फिर इसे समझना नासमझी से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। दस्तक दस्तक। केबिन के दरवाजे की आवाज ने चंद्रमा के गहन चिंतन को बाधित कर दिया। अंदर आओ, टॉम ने संतुष्ट मुस्कान के साथ पुकारा, स्पष्ट रूप से अपनी मालिश का आनंद ले रहा था और विश्राम समाप्त करने की कोई जल्दी नहीं थी। एक अधेड़ उम्र का बटलर शांति से कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने सफेद दस्ताने के साथ एक बेदाग काला सूट पहना था। उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। मास्टर, एसोसिएशन के प्रतिनिधि आ गए हैं। वे वर्तमान में ऑर्बिटल की केंद्रीय लॉबी में इंतजार कर रहे हैं और डीब्रीफिंग के लिए श्री मून की उपस्थिति का अनुरोध कर रहे हैं। उन्हें कुछ और मिनट इंतजार करने के लिए कहें, टॉम ने अपनी आंखें खोले बिना उत्तर दिया। चंद्रमा की मालिश अभी खत्म नहीं हुई है। चंद्रमा, जो उठने की तैयारी कर रहा था, रुक गया। अध्याय 264 एसोसिएशन प्रतिनिधियों की बैठक। जिस तरह से एस्केंडर एसोसिएशन के अधिकारियों को इंतजार करवा रहा था, वह प्रभावशाली और थोड़ा चिंताजनक दोनों था। चंद्रमा का ध्यान महसूस करते ही टॉम की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। वे अपनी एड़ियों को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यह सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ आऊंगा कि वे बहुत अधिक धक्का मुक्की करने की कोशिश न करें। मास्टर, वे मामले के बारे में बहुत जरूरी प्रतीत होते हैं। बस वही करो जो मैंने तुमसे कहा था। टॉम ने बर्खास्तगी में अपने हाथ लहराए। हाँ मास्टर, बटलर ने अपने पीछे का दरवाजा धीरे से बंद करने से पहले थोड़ा सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल।
15 मिनट बाद मून, टॉम और केल एक साथ केबिन से बाहर निकले और ऑर्बिटल की केंद्रीय लॉबी की ओर बढ़े जहां एसोसिएशन के प्रतिनिधि इंतजार कर रहे थे। जगह को शानदार ढंग से सजाया गया था। आरामदायक बैठने की जगह, विदेशी फल और नीचे फैले शहर को दिखाने वाली मनोरम खिड़कियां। जैसे ही वे पास आए, दो व्यक्ति खड़े हो गए। तेज, बुद्धिमान आंखों वाला लगभग 40 वर्ष का एक पुरुष और समान सहनशक्ति वाली समान उम्र की एक महिला। मिस्टर आउटलॉ, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई, पुरुष प्रतिनिधि ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं रॉक हूं, एसोसिएशन से रिसर्च ब्यूरो में मैनेजर हूं और यह मेरी सहकर्मी तारा है, जो गेट एनालिसिस की निदेशक है। मुझे खुशी है, मिस्टर आउटलॉ, आपकी आज की उपलब्धि का प्रभाव बहुत अधिक लोगों की सोच से कहीं अधिक है। यह मानवता के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक कदम है। इसी तरह मून ने सरलता से जवाब दिया, उनके सामने बैठने से पहले रॉक से हाथ मिलाना स्वीकार किया। दोनों इवोल्वर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर टॉम की ओर देखा, जो कुर्सी पर बैठा था। उसकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से उनके आधिकारिक अधिकार के बावजूद उन्हें थोड़ा परेशान कर रही थी। श्रीमान आउटलॉ, रॉक ने औपचारिक रूप से शुरुआत की, जैसा कि आप निस्संदेह जानते हैं, आपकी टीम ने पहले एस रैंक गेट को साफ करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई गई और विनाशकारी बुनियादी ढांचे की क्षति को रोका गया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एसोसिएशन आपके साहस और शक्ति के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त करना चाहता है। वह एक टैबलेट से सलाह लेते हुए रुका। इस असाधारण सेवा को मान्यता देने के लिए एसोसिएशन ने प्रति प्रतिभागी $15 मिलियन का क्लियरिंग बोनस अधिकृत किया है। धनराशि आपके जागृति खातों में पहले ही जमा कर दी गई है। टीम के 3 सदस्यों के परिवारों के लिए जो इसमें शामिल नहीं हो सके, उनके हिस्से उनके नामित लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। चंद्रमा ने शीघ्रता से गणना की, यह 10 लोगों के लिए कुल 150 मिलियन है। ईमानदारी से कहूं तो इस बात पर विचार नहीं किया गया कि हमने शायद उन्हें मरम्मत लागत, संभावित हताहतों की संख्या, आर्थिक व्यवधान से अरबों या खरबों बचाए हैं। लेकिन फिर हमने इस मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया और हमने अंदर मौजूद कोर और सामग्रियों से पर्याप्त पैसा कमाया। गणित वाजिब है, तारा ने आगे कहा। पुरस्कार भी तत्काल पहुंच के लिए तैयार हैं। आपके पुनर्प्राप्ति समय में अनावश्यक रूप से देरी से बचने के लिए गेट के अंदर क्या हुआ, इसके बारे में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या आप हमें घटनाओं के बारे में बता सकते हैं जैसे आपने उन्हें अनुभव किया था? मून ने सिर हिलाया और शुरू से अंत तक मिशन के बारे में बताना शुरू किया। गोलियां, 10 द्वार, अलग होने का निर्णय, टीम के साथियों की मौत, लोमड़ी का भ्रम। उन्होंने उन हिस्सों को ध्यान से छोड़ते हुए व्यापक विवरण प्रदान किया जिन्हें उनकी टीम ने नहीं देखा था। जहर वाले मेंढक की तरह उनकी एकल हत्याएं, मिराज का उपयोग, उनकी रून तैयारी और अन्य क्षमताएं जो उन्होंने छिपा रखी थीं। दोनों प्रतिनिधि ध्यान से सुनते थे, कभी कभी नोट्स लेते थे, उस परिचित कहानी पर सिर हिलाते थे जो उन्होंने उन लोगों से सुनी थी जिनका वे पहले ही साक्षात्कार कर चुके थे, जब तक वे महत्वपूर्ण भाग तक नहीं पहुंच गए। आपके दिखाई देने वाले अंतिम लाल गेट में प्रवेश करने के बाद वास्तव में क्या हुआ? आपके साथियों के अनुसार वे उस चरण के दौरान किसी समय होश खो बैठे थे, जिसमें युवा मिस्टर ग्लासी भी शामिल थे। तारा का स्वर तेज हो गया। उसने केल की ओर देखा, जिसने पुष्टि की कि क्रिम्सन पोर्टल में प्रवेश करने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। यही वह जगह है जहां स्थिति जटिल हो जाती है, मून ने सावधानी से कहा। लोमड़ी का भ्रम, सर्वोच्च वर्गीकरण, सुपर लाइव्स, उसकी विरासत में मिली उपाधि, यह सब ऐसी जानकारी थी जो बदल सकती थी कि एसोसिएशन उसे और दुनिया को कैसे देखता था। ऐसी जानकारी जिसे छुपाने की तुलना में साझा करना अधिक खतरनाक हो सकता है। मून ने कहा, मुझे क्रिम्सन गेट में प्रवेश करना और फिर टुकड़े याद हैं जो तकनीकी रूप से सच था। सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया, भटकाव हो गया। मुझे कुछ लड़ाई की याद आ रही है, लेकिन विवरण अस्पष्ट हैं। जब मुझे पूरी जानकारी हुई तो चैम्बर ढह रहा था और हर कोई बेहोश था। संरचना पूरी तरह से विफल होने से पहले मैं सभी को बाहर निकालने में कामयाब रहा। यह सत्य और चूक का सावधानी पूर्वक संतुलन था,
जो उन रहस्यों की रक्षा करते हुए उनके तत्काल प्रश्नों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान करता था जो सब कुछ बदल सकते थे। रॉक और तारा ने सार्थक नजरों का आदान प्रदान किया, अपेक्षित दीवार से टकराने की हताशा को बमुश्किल छुपाया। चंद्रमा की छाती में अलार्म की ध्वनि दौड़ने के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति सावधानी से तटस्थ रही। क्या बस इतना ही? तुम्हें और कोई महत्वपूर्ण बात याद नहीं है? चट्टान दबाया। हाँ, यह पूरी तरह से अराजकता थी और मेरा पूरा ध्यान जीवित रहने और सभी को सुरक्षित बाहर निकालने पर था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि किसी समय मेरे साथी मेरे चारों ओर खोखली, अनुत्तरदायी आंखों के साथ खड़े थे, लेकिन बाकी सब कुछ खंडित है। बेशक, हम पूरी तरह से समझते हैं कि स्थिति दर्दनाक और भटकाव वाली थी। हमारे पास एक सहकर्मी है जो स्मृति निष्कर्षण तकनीकों में विशेषज्ञ है। वे पिछले 24 घंटों से आपकी यादों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं, जो हमें उस अंतिम कक्ष में जो हुआ उसे ठीक से पुनर्निर्माण करने की अनुमति देगा। यह एक अच्छा विकल्प है, क्या आपको नहीं लगता? रॉक, तारा ने अपने सहकर्मी की ओर देखते हुए कहा। बेशक, ऐसा करना हमेशा एक अच्छा विकल्प होता है। इससे पहले कि चंद्रमा कोई प्रतिक्रिया दे पाता, टॉम की स्थिति से अचानक एकदम घुटने वाली आभा फूट पड़ी। दबाव ने पूरी लॉबी को तुरंत भर दिया, जिससे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अनजाने में कांप उठा, भले ही आभा में कोई स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादा न हो। यह बस एक आरोही की जबरदस्त उपस्थिति थी जिसका धैर्य समाप्त हो गया था। आपने अभी अभी क्या कहा? टॉम की आवाज उस तापमान तक गिर गई थी जो अस्थि मज्जा को जमा देने में सक्षम थी। उसकी आंखें एक ही बार में दोनों प्रतिनिधियों की आत्मा में उबाऊ हो गईं। शक्तिशाली इवोल्वर्स होने के बावजूद, जो खुद से बेहतर स्थिति प्राप्त करने के कगार पर थे, रॉक और तारा दोनों मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रतिक्रिया पूर्वक निगल सकते थे क्योंकि उस भयानक जांच के तहत उनके मुंह सूख गए थे। सर, यह केवल एक सुझाव था और हम स्वाभाविक रूप से मिस्टर आउटलॉ के सहयोग के लिए मुआवजा अतिरिक्त $50 मिलियन प्रदान करने के लिए तैयार थे। हम पूरी तरह से समझते हैं कि ऐसी प्रक्रियाएं व्यक्तिगत गोपनीयता पर आक्रमण करती हैं। रॉक ने तुरंत समझाने की कोशिश की। धिक्कार है, वह लड़के का बचाव कर रहा है। क्या टॉम ग्लासी उसे अपने संरक्षण में ले रहा है? रॉक ने मन ही मन सोचा। अध्याय 265 प्रस्ताव को अस्वीकार करना। नहीं, धन्यवाद, मून ने टॉम द्वारा बनाए गए अवसर का लाभ उठाते हुए कहा। मैंने सुना है कि मेमोरी निष्कर्षण प्रक्रियाएं विषय के लिए खतरनाक हो सकती हैं। मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। मिस्टर आउटलॉ, प्रक्रिया वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित है। तारा ने अपनी स्थिति को बचाने का प्रयास करना शुरू किया। क्या तुमने सुना नहीं कि उस युवक ने क्या कहा? टॉम ने आर्कटिक की ठंडक के बारे में बात की जिससे कमरे का तापमान कई डिग्री तक गिर गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह आपकी प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते हैं। यही इस चर्चा का अंत होना चाहिए। तारा ने तेजी से सिर हिलाया। टॉम की दयनीय दृष्टि से उसका सिर भयभीत पक्षी की तरह उछल रहा था। हाँ सर, बिल्कुल, हम पूरी तरह से समझते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि स्थिति उनके नियंत्रण करने की क्षमता से परे बढ़ रही थी, रॉक तुरंत तनाव कम करने के लिए चले गए, इससे पहले कि टॉम की नाराजगी उनके करियर के लिए और अधिक खतरनाक हो जाए। मिस्टर आउटलॉ, हम पूरी तरह से समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। शायद पर्याप्त समय और आराम के साथ अधिक विवरण स्वाभाविक रूप से आपके पास लौट आएंगे। तनावपूर्ण अनुभवों से पर्याप्त वसूली के बाद स्मृति अक्सर स्पष्ट हो जाती है। लॉबी में हर कोई उनके इरादों को समझता था और दोनों इवोल्वर्स इसे अच्छी तरह से जानते थे। इस संदेह के बावजूद कि मून अधिक जानकारी छिपा रहा था, वे इसे आक्रामक तरीके से आगे नहीं बढ़ाने जा रहे थे, जबकि टॉम ग्लासी उनके रक्षक के रूप में खड़े थे। चंद्रमा ने स्पष्ट ईमानदारी के साथ सिर हिलाया। अगर मुझे कुछ और याद आता है जो घटना के बारे में एसोसिएशन की समझ के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो मैं निश्चित रूप से इसे उचित चैनलों के माध्यम से साझा करूंगा। यह बच्चा वादा सावधानी से लिखा गया है। तकनीकी रूप से सहयोगी होते हुए भी, लेकिन किसी विशेष कार्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं। रॉक ने सोचा लेकिन बोला नहीं।
दोनों इवोल्वर्स ने माना कि उन्हें वह सब कुछ मिल गया है जो वे साक्षात्कार से प्राप्त कर सकते थे। संक्षिप्त खुशियों का आदान प्रदान करने और चंद्रमा की सेवा के लिए एक बार फिर आभार व्यक्त करने के बाद वे कक्षीय के ठंडे तापमान के बावजूद अपनी पीठ पर पसीना बहाते हुए चले गए। अपने एसोसिएशन परिवहन वाहन में वापस टॉम की कक्षा से तेजी से दूर दोनों प्रतिनिधियों ने तुरंत अपनी सुरक्षित संचार प्रणाली को सक्रिय कर दिया। प्राथमिकता संपर्क की आवश्यकता है, रॉक ने एन्क्रिप्टेड चैनल में बात की। हमें एसेंडर के पास भेजो जिसने गेट ऑपरेशन की निगरानी की थी। कुछ ही क्षणों में वे उसी व्यक्ति से जुड़े हुए थे जिसने मूल रूप से मून को एस रैंक स्टाफ प्रदान किया था, एसोसिएशन का प्रतिनिधि जो बाहर से पूरे मिशन की देखरेख करता था। सर, उस अंतिम कक्ष में जो कुछ हुआ उसके बारे में डाकू लड़का निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण बात छिपा रहा है। रॉक रुक गया, उसकी आवाज में हताशा साफ झलक रही थी। हालांकि टॉम ग्लासी ने खुद को लड़के के रक्षक के रूप में तैनात किया है, हम कोई भी सार्थक अतिरिक्त जानकारी निकालने में सक्षम नहीं थे और अधिक प्रयास करने से हमारे सबसे प्रभावशाली एसेंडर सहयोगियों में से एक के साथ एक राजनयिक घटना पैदा हो सकती थी। तारा ने आगे कहा। लड़के ने स्मृति निष्कर्षण से इनकार कर दिया और ग्लासी ने काफी जोर देकर उसके इनकार का समर्थन किया। मून ने उस गेट में जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी उसने सामना किया या पूरा किया, वह इसे निजी रखने के लिए दृढ़ है और उस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उसके पास समर्थन है जब तक कि उच्च अधिकारी स्वयं हस्तक्षेप न करें। मुझे नहीं लगता कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। संचार के दूसरे छोर पर सन्नाटा था क्योंकि पर्यवेक्षक एस्केंडर ने इस जानकारी को संसाधित किया। अंत में आवाज वापस आई, समझ गया। स्थिति की निगरानी करना जारी रखें, लेकिन अभी दूरी बनाए रखें। यदि लड़का कुछ महत्वपूर्ण छिपा रहा है तो यह अंततः अन्य चैनलों के माध्यम से सामने आएगा। हम अटकलों पर टॉम ग्लासी को अलग करने का जोखिम नहीं उठा सकते, भले ही हमारा संदेह कितना भी अच्छा क्यों न हो। उच्च अधिकारी भी उच्च अभयारण्यों में व्यस्त हैं। उनके पास इन चीजों से निपटने के लिए खर्च करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। इसके अलावा वह लड़का सिर्फ ग्लासी परिवार ही नहीं बल्कि एक अन्य शक्तिशाली परिवार से भी जुड़ा हुआ है। संचार समाप्त हो गया, जिससे रॉक और तारा को यह विचार करना पड़ा कि कौन से रहस्य एक एसेंडर की सुरक्षा के लायक हो सकते हैं और जागृत समाज के भविष्य के लिए उन रहस्यों का क्या अर्थ हो सकता है। भीड़भाड़ वाली पारगमन लाइनों और अराजक सड़कों के माध्यम से लंबी यात्रा के बाद सेलिन और यारा आखिरकार जोन सी में पहुंचे, लेकिन उन्हें पता चला कि चंद्रमा अब गेट साइट पर नहीं था। आसपास पूछने के बाद उन्हें पता चला कि गेट से निकलने के तुरंत बाद चंद्रमा को टॉम ग्लासी के निजी कक्षीय जहाज पर ले जाया गया था। दुर्भाग्य से ऑर्बिटल के सिस्टम तक सीधे संचार पहुंच के बिना और सहयोग को मजबूर करने वाले किसी भी आधिकारिक प्राधिकरण की कमी के कारण सेलेन और यारा ने खुद को तत्काल संपर्क के लिए सीमित विकल्पों के साथ पाया। उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं है। उस तक पहुंचने की कई असफल कोशिशों के बाद सेलिन ने आह भरी। जहाज पर रहने के दौरान इसे उसकी स्थानिक रिंग में संग्रहित किया जाना चाहिए। कोई कनेक्शन संभव नहीं है। उसने स्पष्ट हताशा के साथ तितर-बितर हो रही भीड़ और सफाई कर्मचारियों को देखा। ऐसा लगता है जैसे हमें उसके अपार्टमेंट में लौटना होगा और उसके उपलब्ध होने पर हमसे संपर्क करने का इंतजार करना होगा। इस बीच सेलिन की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई जब उसने यारा की ओर रुख किया। हमें उसकी सफलता का जश्न मनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मानव व्यंजनों से केक नामक कुछ आजमाएं। चंद्रमा के गायब होने की निराशा के बावजूद भोजन का जिक्र होते ही यारा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। हाँ, मुझे यह पसंद होगा। सेलिन ने यारा का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ के बीच से वाणिज्यिक जिले की ओर ले गई, एक मिठाई की दुकान की ओर ले गई जिसे उसने अपने पहले खरीदारी अभियान के दौरान देखा था। हालांकि कई लोगों ने जगह खाली कर ली थी, कुछ ने वहीं रुकने का फैसला किया था और वह मिठाई की दुकान उन कुछ दुकानों में से एक थी जिन्होंने ऐसा किया था। एक बार जब उन्हें एक आकर्षक छोटी सी बेकरी मिली और वे रंगीन मिठाइयों से भरे डिस्प्ले केस की जांच कर रहे थे, तो सेलिन का फोन अचानक बज उठा।
आप इनमें से कौन सा आजमाना चाहेंगे? बेकरी में काम करने वाली एक दयालु बूढ़ी महिला दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुराई। क्षमा करें, एक क्षण, सेलीन ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डालते हुए उत्साह से कहा। यारा, शायद चंद्रमा वापस बुला रहा है। कॉल करने वाले की पहचान पर नजर डाले बिना उसने उत्साह के साथ उत्तर दिया। चंद्रमा, आखिरकार तुमने वापस बुलाया, उसने फोन कान से लगाते हुए कहा। चंद्रमा, अंततः वापस बुलाया। दूसरी ओर की आवाज मौन की नहीं थी, यह गहरी थी, एक खतरनाक जिज्ञासा के साथ, जिससे सेलीन का पेट फूल गया क्योंकि उसे कॉल करने वाले की पहचान का एहसास हुआ। यह उसका बड़ा भाई अलारिक था। दूसरे अभयारण्य के पार एम्मा ने अपनी बहन की स्पष्ट गलती पर अलारिक के होठों को फड़कते हुए देखा और खुशी से शरारत करते हुए मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। आह, किशोर प्रेम, एम्मा ने गाने जैसी आवाज में कहा, एक हाथ नाटकीय ढंग से अपने दिल पर रखा जबकि दूसरे ने हवा से इशारा किया। हम सभी कभी न कभी इससे गुजरे हैं, है ना? भावनाओं का वह मीठा लेकिन खट्टा मिश्रण, जिस तरह से जब आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं तो कुछ नाम निकल जाते हैं। अध्याय 266, अभिमानी युवक। उसने दुख भरी आह भरी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह एक प्रसन्न मुस्कान, एक मोहक मुस्कान, एक अतिरंजित मुस्कान थी। काश मेरी अपनी लव लाइफ भी आधी मनोरंजक होती, जिसे सामने आते देखना। एम्मा ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा सा हिलते हुए मानो चिंतन में खो गई हो। अलारिक ने स्पष्ट रूप से एम्मा की पृष्ठभूमि टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया, उसका ध्यान पूरी तरह से फोन पर बातचीत पर केंद्रित था। सेलीन, यह चंद्रमा कौन है जिसके बारे में आप सुनने की उम्मीद कर रही थीं? जब सेलीन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके गालों पर गर्मी बढ़ गई। वह सिर्फ एक दोस्त है, अलारिक। एक दोस्त, अलारिक ने शंकित होकर धीरे से दोहराया। एक ठहराव था जो असुविधाजनक रूप से लंबा खिंच गया। सेलीन, तुम अभी कहाँ हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक स्थान पर चलो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेलीन ने भौहें चढ़ा लीं, उसकी शर्मिंदगी की जगह चिंता ने ले ली। उसने पहले शायद ही अपने भाई को इस तरह से बात करते हुए सुना हो। आमतौर पर वह सुरक्षात्मक लेकिन चंचल था, लेकिन कभी भी इतना गंभीर नहीं था, सिवाय इसके कि जब मामला परिवार से जुड़ा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ हो। अलारिक ने कहा, मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। बस मुझे स्थान भेज दो। ठीक है। सेलीन ने कॉल समाप्त करने से पहले तुरंत अपने वर्तमान निर्देशांक अलारिक को प्रदान किए। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी क्योंकि उसने अपने भाई की आवाज में असामान्य तात्कालिकता के कारण का अनुमान लगाने की कोशिश की थी। क्या सब कुछ ठीक है? उस बातचीत के दौरान आप काफी गंभीर लग रहे थे। यारा ने चिंता के साथ उसकी ओर देखा, स्पष्ट रूप से चिंतित थी कि उसके दोस्त के साथ कुछ परेशान करने वाली बात हुई थी। नहीं, यह ठीक है, सेलीन ने तनाव दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए उसे आश्वासन दिया। यह सिर्फ इतना है कि मेरा भाई किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए मुझसे मिलना चाहता है। जब वह महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह प्रखर हो सकता है। सेलीन के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने जानबूझकर मूड को उनके मूल उद्देश्य पर वापस लौटा दिया। वैसे भी क्या आपने तय कर लिया है कि आप कौन सा केक आजमाना चाहेंगे? हमें इसे आपके पहले मिठाई के अनुभव को बाधित नहीं करने देना चाहिए। मम्महम्म, यारा ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया, उसका ध्यान डिस्प्ले केस पर लौट आया। मैं रेड वेलवेट आजमाना चाहूंगा। रंग बहुत जीवंत और आकर्षक दिखता है। उत्कृष्ट चयन, युवा देवियों। बुजुर्ग बेकरी मालिक ने काउंटर के पीछे से गर्मजोशी से मुस्कुराया, जो स्पष्ट रूप से उनके उत्साह से प्रसन्न था। यह हमारे सबसे लोकप्रिय स्वादों में से एक है। एक विशेष अवसर के लिए बिल्कुल सही। 2 स्लाइस और पेय के लिए भुगतान करने के बाद दोनों बेकरी के सामने एक छोटी सी आउटडोर टेबल पर बैठ गए। दोपहर की धूप एक सुखद माहौल बना रही थी। यारा ने धीरे से अपना कांटा उठाया। फिर उसने एक छोटा, साफ सुथरा टुकड़ा काटा और अपने मुंह में ले आई। जैसे ही केक ने उसकी जीभ को छुआ,
यारा की आंखें फैल गईं। ओह, उसने धीरे से कहा। आश्चर्य से उसका हाथ उसके मुंह को ढकने के लिए उड़ गया। जब उसने उन जटिल स्वादों और बनावटों का स्वाद चखा जो उसने लूनारिस में अनुभव नहीं किए थे, तो उसकी अभिव्यक्ति विस्मय, भ्रम और अनियंत्रित खुशी के माध्यम से तेजी से चक्रित हुई। यह है। यारा रुकी, सोच समझकर चबा रही थी। उसकी भौहें हर सेकंड ऊंची उठ रही थीं। यह मीठा है, लेकिन यह भी। यह स्वाद क्या है? और यह इतना नरम और फूला हुआ क्यों है? मनुष्य भोजन को ऊपर के बादलों जैसा कैसे महसूस कराते हैं? उसने एक और कौर लिया, यह बड़ा वाला। और मिठास के साथ कुछ तीखापन मिला हुआ है। भोजन के एक टुकड़े में कितने अलग अलग स्वाद मौजूद हो सकते हैं। अधिकांश मनुष्यों के लिए एक मिठाई के बारे में यारा के अविश्वसनीय रूप से गंभीर विश्लेषण पर सेलीन खुशी से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। इसे क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग कहा जाता है, सेलीन ने हंसते हुए समझाया। वह तीखा स्वाद जो आप देख रहे हैं। और हाँ, मानव मिठाइयाँ कई स्वादों और बनावटों को मिलाकर अपने भागों के योग से अधिक जटिल चीज बनाती हैं। यारा ने बुद्धिमानी से सिर हिलाया, मानो उसे मानव सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही हो। यह उल्लेखनीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्यों ने इतने उन्नत समाज विकसित किए हैं। यदि आप इतना परिष्कृत भोजन बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लाभार्थी के लोग वास्तव में अभिनव हैं, जैसा कि अपेक्षित था। सेलीन इस विचार पर और भी जोर से हंसी कि केक बनाने की क्षमता का मानव उन्नति से सीधा संबंध है। जब तक आप डोनट्स का स्वाद नहीं चख लेते तब तक प्रतीक्षा करें, वह हंसी के बीच कहने में कामयाब रही। आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम ब्रह्मांड में सबसे उन्नत प्रजाति हैं। यारा की आंखें किसी ऐसे व्यक्ति के उत्साह से चमक उठीं जिसे अभी अभी निषिद्ध ज्ञान तक पहुंच का वादा किया गया था। मैं इंतजार नहीं कर सकता। खोजने के लिए बहुत कुछ है। ओह यारा, हम एक साथ घूमने में बहुत मजा करेंगे। मैं अंततः आपके साथ अनुभव साझा करने के लिए दोषी महसूस किए बिना मिठाइयाँ खा सकता हूँ। क्षमा करें सुंदर सुंदरी, क्या मुझे आपका नाम मिल सकता है? उनकी मेज के पास अचानक एक पुरुष की आवाज उभरी, स्वर आत्मविश्वासपूर्ण और अहंकारी था। सेलीन ने अपनी नजरें घुमाईं तो पाया कि उनकी ही उम्र का एक युवक उनकी मेज के पास खड़ा है और उसे वासना की दृष्टि से देख रहा है, जैसे उसने पहले ही इस बातचीत का परिणाम अपने पक्ष में तय कर लिया हो। नहीं, सेलीन ने विनम्रता का दिखावा किए बिना अपना सिर हिलाते हुए सपाट जवाब दिया। उसके चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा से वह आसानी से उसके दिमाग में चल रहे विचारों की कल्पना कर सकती थी। वह उसके कपड़ों और सहायक वस्तुओं से यह भी बता सकती थी कि वह पैसे से आया था। कई बी रैंक वस्तुएं दिखाई दे रही थीं, और उसने कम से कम कुछ ए रैंक वस्तुएं भी देखीं। सेलीन की अस्वीकृति में ठंडे स्वर को सुनकर युवक की अभिव्यक्ति और गहरी हो गई। तुम्हारे लहजे में क्या खराबी है? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? वैसे भी तुम उतने आकर्षक भी नहीं हो, पूरी तरह कटे हुए। मैं दिलचस्पी दिखाकर तुम पर एहसान कर रहा था। तुम एक के अलावा कुछ नहीं हो। इससे पहले कि सेलीन बढ़ते अपमान पर प्रतिक्रिया दे पाती, यारा अपनी कुर्सी से सहजता से उठ खड़ी हुई। दरार। उसकी हथेली युवक के गाल से जुड़कर एक तमाचा मारा जो पूरी सड़क पर वज्रपात की तरह गूंज उठा। बल ने उसे कई मीटर पीछे की ओर उड़ाया। उसका शरीर एक पार्क किए गए वाहन से टकरा गया, जिससे धातु में सेंध लग गई और कार का अलार्म सिस्टम चालू हो गया। यारा की शारीरिक ताकत कोई मजाक नहीं थी, वह एक जानवर की तरह प्रहार करती थी। आसपास का क्षेत्र, जो गेट संकट के बाद शहर लौटने वाले लोगों से हलचल कर रहा था, अचानक शांत हो गया क्योंकि हर कोई दृश्य को देखने के लिए रुक गया। जागृतिकर्ता का गाल तुरंत सूज गया, गहरे लाल रंग का हो गया क्योंकि उसने सदमे और दर्द से अपना चेहरा पकड़ रखा था। हाँ तुम। यह मनहूस औरत का जानवर पूरी तरह से पागल हो गया है। इससे पहले कि यह और लोगों पर हमला करे, कोई इस नीले दानव को मार डालो। उसने अपने जानवर पर नियंत्रण खो दिया है। मैं उस जानवर की मौत की मांग करता हूँ।